अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नेम क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड को इससे पहले हमने कॉन्टैक्ट प्रोसीजर से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो अब हम इसकी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसका यूज़ पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखो तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, क्लियर। वाटर सॉल्युबल इसलिए हम इसको हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि जो रेडिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक मीन रेडिली अब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। अब अगर आप एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड को लो, एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? एनहाइड्रस जिसमें वाटर ना हो। तो जो एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है बच्चे? पोलर लिक्विड होता है, ठीक है। पोलर लिक्विड का मतलब क्या होता है कि अगर आप H2SO4 को डिसोसिएट करो तो H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन बनता है। और अगर आप वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव देखो आयन, तो इसमें 2H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव होता है। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पोलैरिटी इसमें ऑब्वियस ही बात है होगी, ठीक है। जो एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है वो पोलर लिक्विड होता है। और इसके अलावा ये जो एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है ये हाईली कोरेसिव होता है टू वेरियस मटेरियल, मतलब जंग लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्किन के साथ ये टच हो जाए, स्किन पे गिर जाए, तो वहां से स्किन बर्न हो सकती है, क्लियर। तो ऑन कॉन्टेक्टिंग द स्किन इट कॉजेज द केमिकल बर्न, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की मेंशन है टेबल 12.5 में। मोलर मास है, फिजिकल अपीयरेंस है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विस्कोसिटी है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज को आपने टेबल से याद कर लेना है, क्लियर है। सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसमें सेल्फ आयनाइजेशन होती है। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑटो प्रोटोलाइसिस। तो इसमें क्या होती है? सेल्फ आयनाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? दो मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनके दरमियान में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। सिमिलर मॉलिक्यूल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम एग्जांपल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये H2SO4, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है H2SO4, क्लियर है। आयनाइजेशन होगी तो कोई भी एक बिकॉज दोनों सेम है, तो कोई भी एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर दे। तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि यहाँ से प्रोटॉन जो है वो डोनेट हो इसको। अब ये H2 की बजाय H3 हो जाएगा और SO4 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? +1, बिकॉज आपने एक प्रोटॉन ऐड किया है, ठीक है। जहां से एक प्रोटॉन आपने निकाला है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से निकला है तो ये क्या होगा? HSO4 नेगेटिव। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, या इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होगा कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनमें एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन को ट्रांसफर करे किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, क्लियर। तो इसमें जो हमारे पास K की वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, वो आएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस सल्फ्यूरिक एसिड का, ये क्या है? ये है ग्रेटर देन वाटर, क्लियर। अब अगर आपको याद हो तो वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻14। तो ये वाटर से ज़्यादा है। अगर ये वाटर से ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट कि इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट। किस वजह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज इसकी Kc की जो वैल्यू है वो क्या है? वो ग्रेटर है वाटर से, ग्रेटर देन वाटर। ये जो नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट हैं ये लिक्विड होते हैं, ठीक है, और ये अदर देन वाटर हैं। तो ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़ा हुआ हो, किसके साथ? हाइड्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और F है। फिर ये जब हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो ये आसानी से प्रोटॉन को जो है वो दे सकते हैं, क्लियर है। तो नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे? जिसमें हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो और अदर देन वाटर, वाटर के अलावा होंगे, ठीक है। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर। जो H2SO4 है ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? वो इसकी pKa की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इसकी इक्वेशन को देखो, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? बेसिकली वाटर के साथ। वाटर क्या करेगा? अब ये आयनाइज होता है H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में। वाटर जो है वो इस प्रोटॉन को लेके हाइड्रोनियम आयन बना दे और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन जाएंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड की pKa1 की वैल्यू आती है वो है बच्चों -2। ये pKa क्या है? दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka1, ठीक है। अगर ये pKa1 है तो ये किसके इक्वल होगा? नेगेटिव लॉग Ka1, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब ऑब्वियस सी बात है जो सल्फ्यूरिक एसिड है पॉलीप्रोटिक है बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन है, तो इसकी pKa की वैल्यू है -2, ठीक है। अब एक चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, जितनी pKa की वैल्यू बच्चों कम होगी एसिड जो है वो उतना ही स्ट्रांग होगा।
ठीक है, यानी जितनी वैल्यू pKa की कम होगी एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन और है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये बहुत ज़्यादा वीक जो है वो एसिड है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन इज अ वीक एसिड। क्यों वीक एसिड है, क्योंकि इसके जो pKa2, बिकॉज आपने इसमें से भी तो प्रोटॉन निकालना है ना, इसकी जो pKa2 की वैल्यू है वो क्या है, वो आ जाएगी बच्चों पॉजिटिव में। ठीक है, तो अगर वैल्यू pKa की ज़्यादा होगी तो आपके पास जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो तो इस इक्वेशन से हमें क्लियर होगा कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, इसका अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वाटर क्या करेगा, ये वाले लॉन पेयर इस प्रोटॉन को लेके यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना देगा और यहाँ पे SO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमारे पास जो pKa2 की वैल्यू आई है वो है 1.92। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, -2, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1.92। अब जितनी pKa की वैल्यू कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप हाइड्रोजन सल्फेट को देखो तो इसकी pKa की वैल्यू है ज़्यादा। जब pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, वीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कोहल। हमने जो है इसका सल्फ्यूरिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाना है और ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेसिकली पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो कि रिमूव कर देते हैं किसको, वाटर को। ठीक है, और किस किस सब्सटेंस से वाटर को रिमूव कर सकते हैं, जैसे सुक्रोज है, इसके अलावा जो है वो स्टार्च है, इसके अलावा वुड है, इसके अलावा जो है वो पेपर है जो कि कार्बन प्रोड्यूस करता है। पेपर किसके लिए, टू प्रोड्यूस कार्बन। ठीक है, इसके अलावा जो है वो स्टीम एंड हीट है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, अब इसमें मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे बिकॉज मैकेनिज्म पहले हमने पढ़ा हुआ है। इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल का हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये रिएक्शन होगा 180 डिग्री सेल्सियस पर, अगर आपको याद हो। ठीक है, या H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये अगर आप इसको देख लो तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर बन जाएगा। क्लियर है, अब उसके बाद इसका और इसका आपस में रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन करेंगे। और आपने जब इसको लिखना है ऐसे लिखना है कि हर एटम के बॉन्ड्स हैं उतने ही बने जितने वो बॉन्ड बनाता है, उससे ज़्यादा ना बने। ठीक है, तो C2H5, अब यहाँ पे वो एटम लगेगा जो 2 बॉन्ड बनाता है और वो कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो HSO4 था, एक ऑक्सीजन हमने लगा दिया, बाकी कितने रह गए, 3, तो SO3H आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इसको जो है वो हम हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करोगे तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, अगर हम इसको ओपन कर लें यहाँ पे ऐसे, अगर इसको ओपन करें CH3CHOSO3NH, इसको ऐसे ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ से भी चलो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से भी खोल लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये कंपाउंड निकलेगा। जब दोनों तरफ से 2 कंपोनेंट जो है वो निकल जाएंगे तो दरमियान में बच्चों क्या आ जाएगा, दरमियान में डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो आपके पास बना है ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और आपके पास यहाँ पे देखो कौन कौन से प्रोडक्ट निकले हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक हमने ये प्रोडक्ट बना दिया, एक ये प्रोडक्ट बना, और दूसरा इसके अलावा इसमें और क्या बना है बच्चों, वाटर बना है। और यही इक्वेशन आपकी बुक में जो है वो मेंशन है, यहाँ पे हमने उसको मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लिखा है। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बच्चों सॉल्ट के साथ। अब यहाँ पे सॉल्ट देखो क्या है, हमने NaCl को सॉल्ट लिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। अगर आप इसको डिसोसिएट करो तो H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव होगा, ऐसे ही है। अब ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, NaHSO4, ठीक है, और प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल। अब हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, एक चीज़ पहले ध्यान से देखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जब किसी मेटल के साथ बच्चों रिएक्शन करेगी तो वो रिएक्शन डिपेंड किन चीज़ पे करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, सबसे पहले कि जिस मेटल के साथ हम उसको रिएक्शन करवा रहे हैं वो मेटल कौन सी है। ठीक है, दूसरा जो है वो आप कंसंट्रेशन जो है वो एसिड की कौन सी ले रहे हो।
मतलब डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, ठीक है। और तीसरा फैक्टर क्या है कि किस टेम्परेचर पर आप जो है वो रिएक्शन करवा रहे हो, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इन 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इससे पहले चैप्टर में। यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव जो मेटल हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर अबव जो मेटल्स हैं उनमें एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी है। मेटल में एग्जांपल है हमारे पास आयरन की, इसके अलावा एल्यूमिनियम की, जिंक की, मैग्नीज की, निकल की और मैग्नीशियम की। क्लियर, ये वो मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल हैं वो क्या करेंगी, ये रिएक्ट करेंगी बच्चों किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। रिएक्ट किसके साथ कर रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जब ये रिएक्ट करेंगी तो ये प्रोड्यूस क्या करेंगी, H2 गैस को प्रोड्यूस करेंगी। क्लियर हो गया। और साथ में हमारे पास मेटल सल्फेट बनेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, जिसमें हमारे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल एंड मैग्नीशियम है, जब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चों ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में मेटल सल्फेट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंडीशन क्या है कि यही मेटल जो हमारे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, इसके अलावा निकल है और मैग्नीशियम है, अगर ये रिएक्ट करते हैं बच्चों कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये लिबरेट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को और साथ में क्या बनेगा, अगेन मेटल सल्फेट बनेगा। हाइड्रोजन से ऊपर मेटल हैं, अगर वो मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी, साथ में मेटल सल्फेट बनाएंगी। और अगर वही मेटल कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगी और साथ में मेटल सल्फेट ही बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके रिएक्शंस को देखते हैं। देखो अब रिएक्शन में, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमने जिंक को एज एन एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया है। यहाँ पे जिंक है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इस बात को हमने फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी और यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयन और साथ में क्या बनेगा बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट बना देंगे और हाइड्रोजन गैस जो है वो एज इट इज यहाँ पे बनेगी। और यही 2 प्रोडक्ट थे जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन रहे थे। हमने सेकेंड रिएक्शन में क्या करना है, हमने एटम जो है वो सेम लेना है और यहाँ पे अब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे तो हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्लियर है। साथ में एज इट इज जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनेगा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे सल्फेट आयन बनेंगे और साथ में यहाँ पे जो है वो वाटर बनेगा। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ये बना देंगे जिंक सल्फेट को। तो अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो तो यहाँ पे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी। जब ये मेटल, यानी यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कॉपर है, सिल्वर है और मर्करी है, जब ये रिएक्ट करेंगे हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनाएंगे मेटल सल्फेट। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना बच्चों, वो टिपिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो SO4 टू नेगेटिव एनाइन की जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यानी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, इसमें SO4 टू नेगेटिव जो एनाइन है ये क्या है, दैट इज़ मोर स्टेबल। इसकी जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होगा, वो एक टिपिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने कहा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सल्फेट एनाइन जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू किस पे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये आपने बात याद रखनी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करवाओ, आप मेटल के साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाओ और ये जो सल्फ्यूरिक है ये क्या होना चाहिए, ये हॉट कंसनट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, साथ में क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा।
इसके अलावा जो है वो इसमें सल्फेट आयन बनेंगे और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, कॉपर सल्फेट, यानी ये मेटल सल्फेट बना देंगे। क्लियर। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी इंक्रीज हो रही है, इसकी मेन वजह क्या है, इसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, दूसरा इसमें जो प्रोटॉन की कंसनट्रेशन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसके अलावा इसमें बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी, और इन एलिमेंट्स और इस टेम्परेचर की वजह से फिर ये रिएक्शन होगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। तो ये हमने बच्चों रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी। इसका यूजेस हमने पढ़ना है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मीन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किंग ऑफ केमिकल हम बोलते हैं। हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर में। नॉर्मली 3/4 इज यूज टू डाइजेस्ट द फॉस्फेट रॉक। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा बच्चों, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बना देगा। ठीक है, इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम द ओर। अब ओर में ऑब्वियसली बात है मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, प्योरिटीज़ भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में से जब हमने सिर्फ मेटल को निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, उस प्रोसीजर को। ठीक है, तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन ऑयल एंड कोल रिफाइनिंग। ठीक है, ऑयल को और कोल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में हम इसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पॉलीमर्स में, सिंथेटिक रबर में और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। क्लियर। इसके अलावा जो है वो यूज़ करते हैं इसको पल्प में एंड पेपर इंडस्ट्री में, और इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मीन जो पेस्ट को किल करने के लिए हम अद्वियात बनाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने के लिए। हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को किल करने के लिए। वार्निशेस वगैरह, डाइज वगैरह, कलर्स वगैरह, पेंट वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल करते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, सोप में और डिटर्जेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर अ नाइट्रोजन इन मेकिंग एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसका एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको टीएनटी में इस्तेमाल करते हैं। टीएनटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राई नाइट्रोटोलीन। पिक्रिक एसिड में और नाइट्रोसेलुलोज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग शुगर, स्टार्च एंड कॉर्न सीरप। ठीक है, और इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं प्लांट इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग TiO2 पिगमेंट। TiO2 पिगमेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्लियर। पेंट इंडस्ट्री में पिगमेंट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ियों वगैरह को पेंट वगैरह किया जाता है ना, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ यूज टू ड्राई अ गैस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, 35.67% ऑफ एसिड इज यूज इन अ लेड स्टोरेज बैटरी। अक्सर आपने देखा होगा यूपीएस की बैटरी में एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसने ये कहा है कि जो 35.67% एसिड है वो लेड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री रीएजेंट में। क्लियर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।